हेलो दोस्तों, द सिविल एकेडमी में फिर आपका स्वागत है। मैं हूं अमरेंद्र कुमार। एक बार फिर विश्व इतिहास का एक नया चैप्टर समाजवाद एवं साम्यवाद आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो किसी भी एग्ज़ाम जैसे यूपीएससी या स्टेट पीसीएस या बैंक एसएससी, रेलवे, एनडी, एयरफोर्स सभी के लिए इस चैप्टर से भर भर के सवाल पूछे जाते हैं। तो आज ये वीडियो इस चैप्टर का पहला पार्ट होगा, उसके बाद दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट या जैसे मतलब बनेगा हम लोग लाएंगे। ठीक है, तो बिना किसी देरी किए हुए बढ़ते हैं इस चैप्टर में। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे समाजवाद के बारे में, उसके बाद साम्यवाद, और उसके बाद समाजवाद और साम्यवाद दोनों में क्या अंतर है उस चीज़ को हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो पहले हम जानते हैं कि आखिर समाजवाद है क्या। तो समाजवाद एक विचारधारा है जो आधुनिक काल में समाज को एक नई दिशा दिया है, और ये शोषण मुक्त समाज की स्थापना चाहता है। शोषण मुक्त किसी भी बेसिस पे हो सकता है, जैसे धर्म, जाति या किसी भी विशेष के रूप में शोषण से मुक्त समाज की स्थापना करना चाहता है समाजवाद। लेकिन इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि पूंजीपति एवं श्रमिक के बीच जो शोषण की प्रक्रिया थी या जो शोषण होता था श्रमिकों का, उसी विषय में इस पूरे चैप्टर को पढ़ेंगे। ठीक है, समाजवाद विचारधारा समाजों में समानता, प्रेम की भावना लाने में काफ़ी अग्रणीय भूमिका हमेशा से निभाया है। ठीक है, तो आखिर इतना खूबी है। तो आज इसके बाद हम लोग देखते हैं कि आखिर समाजवाद की जो उत्पत्ति है वो कैसे हुआ है। ठीक है, 18वीं शताब्दी में यूरोपीय महाद्वीप में औद्योगिकरण हुआ, जो उससे पहले चल रहे लघु उद्योग, कुटीर उद्योग को काफ़ी हद तक समाप्ति के दौर पे ला दिया। ठीक है, औद्योगिकरण के कारण बड़े बड़े उद्योग जो मशीनीकरण एवं वहीं से पूंजीवादी की भावना को विकसित होने लगा। ठीक है, पूंजीवाद की विकसित भावना के कारण धीरे धीरे पूंजीपतियों की तो आमदनी बढ़ते गई, लेकिन उसके साथ ही दूसरे पक्ष में श्रमिक वर्ग की जो स्थिति थी वो दिन पर दिन पतन के कगार पर चली गई। अर्थात कहने का मतलब है कि जैसे ही 18वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति आया, उसके बाद ही समाज जो है वो दो वर्गों में बंट गया, एक पूंजीपति वर्ग, एक श्रमिक वर्ग। पूंजीपति वर्ग तो दिन पर दिन विकसित होते गया, और वहीं पे श्रमिक वर्ग जो था उसकी स्थिति आर्थिक रूप से दयनीय होती गई, और मध्यम वर्ग की जो थी वो अपना स्थिति धीरे धीरे समृद्धशाली की ओर बढ़ते रहते। ठीक है, इस आर्थिक परेशानी के कारण श्रमिक या जो भी मजदूर होते थे उनके पास केवल अपना बेरिया खोने के अलावा कुछ भी नहीं था। ठीक है, लेकिन फिर भी उनके साथ कुछ महान राष्ट्रभक्त, लेखक या विचारक हुए। ये उस टाइम हुए जब श्रमिकों के पास पूंजीपतियों के खिलाफ उठाने के लिए आवाज़ का भी कोई अधिकार नहीं था। लेकिन कुछ विचारक, राष्ट्रभक्त जैसे सेंट साइमन, लुई ब्लो, रॉबर्ट ओवन, कार्ल मार्क्स, एंगल्स, फॉरियर जैसे विचारकों ने मजदूरों और श्रमिकों की स्थिति को समझा एवं उसको सुदृढ़ बनाने के लिए या शोषण मुक्त समाज बनाने के लिए अपने प्रयास को जारी रखा, जिसका परिणाम स्वरूप हुआ कि आगे चल करके बहुत हद तक शोषण मुक्त समाज बनाने में सफल हो गए। जैसे ही इन सभी महान विचारकों ने अपना प्रयास श्रमिकों के पक्ष में रखना शुरू किया, वैसा ही आधुनिक समाजवाद का जो विभाजन था वो दो तरीक़ा से हो गया। एक था मार्क्सवाद के पहले का समाजवाद, एक था मार्क्सवाद के बाद का समाजवाद। ठीक है, मार्क्स क्या है, इनका पूरा नाम था कार्ल मार्क्स, जिनको आगे इसी चैप्टर में काफ़ी डिटेल से हम लोग पढ़ने वाले हैं। उसके बाद कार्ल मार्क्स के जो विचारक थे वो एक तो समाजवाद दो भागों में बंट चुका था, मार्क्सवाद के पहले का समाजवाद और मार्क्सवाद के पहले बाद का समाजवाद। लेकिन कार्ल मार्क्स के जो विचारक थे वो समाजवाद को दो भागों में बांटते थे, एक यूटोपियन और एक वैज्ञानिक समाजवाद। यूटोपियन जो होते थे अधिकतर फ्रांसीसी महान विचारक
यूटोपियन कहलाते थे। ये आदर्शवादी होते थे, लेकिन इनका कार्यक्रम अव्यवहारिक होता था। ठीक है, इस पार्ट में हम लोग केवल यूटोपियन चिंतक का ही पढ़ेंगे। इन महान विचारकों को श्रमिकों का साथ मिलने के बाद यूटोपियन चिंतक सबसे पहले सेंट साइमन ने मजदूर वर्ग या श्रमिक वर्ग के स्थिति को समझा और सबसे पहले उसने बताया किसी भी राष्ट्र या समाज में रहने वाले लोगों को एक दूसरे के शोषण करने के जगह पर मिलजुल करके प्रकृति का उपयोग करना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद उसने बताया कि समाजवाद में प्रत्येक व्यक्ति को क्षमता अनुसार एवं प्रत्येक को कार्य के अनुसार, बस इतना ही बोला। इसी में बहुत बड़ी बात छुपी हुई थी, जिसका मतलब होता है कि समाजवाद का कोई भी व्यक्ति को उसके क्षमता के अनुसार कार्य मिलना चाहिए और कार्य के अनुसार उसको वेतन मिलना चाहिए। और यही जो पंक्ति थी आगे चल करके समाजवादियों की एक नारा बन गई। जो समाजवादी आंदोलन संघ हुए उसी में इस बात को ही लेकर के आंदोलन हुआ करता। यही पंक्ति समाजवाद के अलावा साम्यवाद के लिए कुछ अलग होती है, और वो क्या अलग होती है उसको हम लोग जब साम्यवाद के बारे में पढ़ेंगे तब जानेंगे इसके अगले पार्ट में। ठीक है, सेंट साइमन के बाद एक महान विचारक जो यूटोपियन या फ्रांसीसी थे ही, उनका नाम था लुई ब्लो। लुई ब्लो के बाद जो थे वो समाज सुधारक या समाजवादी होते हुए भी एक राजनीति में भी अपना अग्रणी भूमिका निभाया। इनके बारे में हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। जब 1848 की फ्रांसीसी क्रांति हुई उस टाइम में लुई फिलिप शासक था फ्रांस का और गीजो उसका प्रधानमंत्री था। लेकिन 24 फरवरी 1848 की जो क्रांति हुआ पेरिस में, उसके बाद गीजो और लुई फिलिप पलायन कर गया। उसके बाद फ्रांस में दो तरह की शासन व्यवस्था लाया गया, एक सुधारवादी और एक राष्ट्रवादी। तो सुधारवादी का नेता बना लामार्टिन और वहीं पे गणतंत्रवादी का जो नेता बना वो था लुई ब्लो। वहीं लुई ब्लो जो आज हम लोग इस चैप्टर में एक समाज सुधारक के बारे में पढ़ने वाले हैं। उनका मानना था कि आर्थिक सुधार को प्रभावकारी बनाने से पहले राजनीतिक सुधार जरूरी है। ठीक है, इस तरीक़ा से लुई ब्लो ने अपना श्रमिकों को एक शोषण मुक्त समाज बनाने में योगदान दिया। लुई ब्लो के बाद फ्रांस से बाहर के एक महान चिंतक जो ब्रिटिश उद्योगपति थे रॉबर्ट ओवन, जिसने सबसे पहले स्कॉटलैंड के एक जगह न्यूयॉर्क में एक फैक्ट्री स्थापित किया और उस फैक्ट्री में उन्होंने काम कर रहे श्रमिकों को पूरी तरह से आज़ादी दे दी। यानी उसको कोई टारगेट नहीं था कि उनको इतना देर में इतना काम करके देना है। और उसने पाया कि पहले से जब वो टारगेट दे करके या पाबंद लगा करके काम कराते थे, उससे कई गुना ज़्यादा उनको मुनाफा हुआ। ठीक है, तो फिर उनका मत हुआ कि एक संतुष्ट श्रमिक ही वास्तविक श्रमिक है। ठीक है, जिसके बाद उसने श्रमिकों की स्थिति में सुधार करने का प्रयास किया। इस तरीक़ा से इन सभी महान चिंतकों या राष्ट्रवादियों के द्वारा श्रमिकों की स्थिति में सुधार लाने का प्रयास किया गया था। लेकिन आगे चल करके इन प्रयासों को एक विफल के रूप में देखा जाता है और यहीं से शुरू होता है कार्ल मार्क्स का कार्यकाल, श्रमिकों का स्थिति में सुधार का प्रयास। इस तरीक़े से कहने का मतलब है कि हम लोग अभी तक जो डिस्कस किए हैं या जो इस पार्ट में पढ़े हैं वो कार्ल मार्क्स की पहले का समाजवाद हम लोग अभी पढ़े हैं। लेकिन अब यहीं से शुरू होता है कार्ल मार्क्स के बाद की समाजवाद। कार्ल मार्क्स के बाद की समाजवाद को पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं कार्ल मार्क्स की व्यक्तिगत परिचय क्या है। ठीक है, या इस चैप्टर में यहाँ से जितने भी हम लोग आगे जाएंगे केवल कार्ल मार्क्स के ही क्रियाकलाप या उनके प्रयास को ही
पढ़ने को मिलेगा, इसलिए इनका व्यक्तिगत परिचय सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और इस चैप्टर से कार्ल मार्क्स के व्यक्तिगत परिचय का ही बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस विषय में हम सबसे पहले देखते हैं कि कार्ल मार्क्स का जन्म जो है 5 मई 1818 को जर्मनी के राइन प्रांत में यहूदी परिवार में हुआ था। ठीक है, ये जर्मनी का राइन प्रांत जो आप इसको भी पिछला चैप्टर में पढ़ चुके हैं, जो जर्मनी के कुछ हिस्सों को जीत करके नेपोलियन बोनापार्ट ने राइन प्रांत बनाया था और वहीं पे राइन राज्य संघ का स्थापना किया था, जो धीरे धीरे राष्ट्रवादियों को बढ़ाने में मदद किया और वहीं से जर्मनी जो है एकीकरण के रास्ते पर या एकीकरण के रूप में परिवर्तित हुआ। ठीक है, तो उसी राइन प्रांत में कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ, जिनका कार्ल मार्क्स के पिता का नाम हेनरिक मार्क्स था, जो एक प्रसिद्ध वकील थे। सबसे पहले कार्ल मार्क्स के पिता जो थे यहूदी परिवार में थे, लेकिन उसने अपना धर्म परिवर्तन करके बाद में ईसाई धर्म को अपना लिया, जिसके कारण ये लोग ईसाई धर्म में आते थे, लेकिन उनका वंशज जो था वो यहूदी परिवार से ही निकला हुआ था। ठीक है, कार्ल मार्क्स ने बोन यूनिवर्सिटी या बोन विश्वविद्यालय से विधि की शिक्षा लिया। ठीक है, उसके बाद 1836 ईस्वी में बर्लिन विश्वविद्यालय के लिए चले आए। वहीं पे कार्ल मार्क्स का जीवन का एक नया मोड़ शुरू होता है। ठीक है, हीगल कांट के विचार से कार्ल मार्क्स सबसे ज़्यादा प्रभावित थे। हीगल कांट जो जर्मनी का एक महान विचारक थे, उनके विचारों से कार्ल मार्क्स बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। 1843 ईस्वी में कार्ल मार्क्स ने अपने बचपन के मित्र जेनी से विवाह कर लिया। कार्ल मार्क्स बर्लिन आने के बाद रूसो एवं मॉन्टेस्क्यू जैसे महान विचारकों या लेखकों का विचार पढ़ करके राजनीतिक एवं सामाजिक इतिहास का गहन अध्ययन कर ज्ञान प्राप्त किया। उसके बाद 1844 ईस्वी में कार्ल मार्क्स को पेरिस में फ्रेडरिक एंगल से मुलाकात हुई, जो एक महान विचारक या लेखक थे। इनके विचारों से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुए कार्ल मार्क्स ने, और इन दोनों की मुलाकात के बाद जो मित्रता हुई वो जीवन भर चली। ठीक, फ्रेडरिक एंगल से मुलाकात के बाद 1848 ईस्वी में दोनों ने मिल करके एक साम्यवादी घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें कार्ल मार्क्स ने अपने आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक विचारों को काफ़ी हद तक या स्पष्ट रूप से श्रमिक या यूरोप के लगभग सभी देशों तक पहुंचाने का विचारों को प्रस्तुत किया, जो आगे चल करके आधुनिक समाज की जनक के रूप में कहलाया। उसके बाद कार्ल मार्क्स की सबसे प्रसिद्ध पुस्तक दास कैपिटल, जिसको समाजवादियों का बाइबल कहा जाता है, 1867 ईस्वी में कार्ल मार्क्स द्वारा लिखा गया। इस पुस्तक में भी कार्ल मार्क्स ने अपने विचारों को काफ़ी आसानी से या स्पष्ट रूप से रखने का प्रयास किया। यही था कार्ल मार्क्स की व्यक्तिगत परिचय। ठीक है दोस्तों, अब इस वीडियो में इतना ही तक था, लेकिन इसके अगले पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे कि अब कार्ल मार्क्स का जो समाजवादियों संघ का आंदोलन हुआ वो कैसा हुआ और कितना हुआ, पहला, द्वितीय, या और भी मतलब क्या क्या प्रयास किए जिसके कारण श्रमिक वर्ग को एक शोषण मुक्त समाज स्थापना करने का विश्वास। ठीक है, तो आज इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, उसके बाद मिलते हैं इसके अगले पार्ट में।